नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का लेब्रिंथ एकेडमी पर स्वागत है। पिछली क्लास में हमने अपना चैप्टर 5 स्टार्ट किया था। आज हम चैप्टर 5 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एक बार हम देख लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने विभिन्न संधियों के बारे में बात करी थी। जो हमारी पहली संधि थी वो थी कंदुक खलिका संधि। कंदुक खलिका संधि है वो हमें पूर्णतः वर्ताकार रूप में हाथ को घुमाने के लिए जो हमारे कंधे के अंदर होती है तो इसमें सहायता करती है। जो दुराग्रह संधि होती है वो गर्दन एवं सर को जोड़ने वाली संधि है। इसके द्वारा हम आगे पीछे एवं दाएं बाएं की गति कर सकते थे। तीसरी संधि हमारी थी हिंज संधि। हिंज संधि थी तो घुटने की संधि होती है, कोहनी की संधि होती है, ये हिंज संधि होती है। हिंज का मतलब होता है जैसे दरवाजों के अंदर कब्जे होते हैं, दरवाजे एक ही दिशा में गति कर पाते हैं, उसी तरीके से ये हिंज संधि है जिससे हम केवल एक दिशा में ही गति कर सकते हैं। तीसरी संधि थी हमारी अचल संधि। ये बाकी अस्थियों से जो संधियां थी उनसे थोड़ी सी अलग थी। इसमें जो इन संधियों पर जो अस्थियां हैं ये क्या होती है, हिल नहीं पाती है। जैसे आपने उदाहरण देखा था कि आपका जो ऊपरी जबड़ा है कपाल के मध्य जो संधि है वो अचल संधि है। इसके बाद में हमने अपने मानव कंकाल के बारे में पढ़ा था कि हमें हमारे शरीर को सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती है अस्थियां, जिसे हम कंकाल कहते हैं। फिर हमने कार्पेल के बारे में पढ़ा था कि जो हमारी जो कलाई होती है वो बहुत ही लचीली होती है। आपने देखा होगा विराट कोहली को बहुत ही शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए। तो ये छोटी छोटी अस्थियों से बनी होती है जो हमारी कलाई होती है, जिन्हें हम कार्पेल बोलते हैं। इसके बाद में अपने पसली पिंजर के बारे में पढ़ा था। पसली पिंजर में वक्ष के दोनों तरफ जो 12-12 पसलियां होती है और हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग होते हैं वो इसमें क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। उसके पश्चात हमने मेरुदंड के बारे में पढ़ा था। मेरुदंड होता है छोटी छोटी केशिरुकाओं से मिलकर बना होता है। छोटी छोटी अस्थियां होती है जिन्हें हम केशिरुका कहते हैं। मेरुदंड में 33 केशिरुकाएं होती है और पसली पिंजर के साथ में ये जुड़ा हुआ होता है। उसके पश्चात में हमने कंधे की अस्थियां, श्रोणीय अस्थियां, इनके बारे में पढ़ा था। जो श्रोणीय अस्थियां हैं वो हमारे आमाशय से जो नीचे के अंग है उनकी सुरक्षा करता है। और उसके पश्चात हमने खोपड़ी के बारे में भी पढ़ा था, मानव खोपड़ी। उसके बाद में हमने उपास्थि के बारे में पढ़ा था, जिसको हमने एक चित्र के द्वारा समझा था कि किस प्रकार हम कर्णपाली और कान का जो ऊपरी हिस्सा है जहाँ पर थोड़ा जो कर्णपाली से जो थोड़ा कठोर है वो हमारा एक उपास्थि का उदाहरण था। अब आज हम अपनी इस क्लास के अंदर सबसे पहले देखेंगे कि अस्थियां गति कैसे करती है। जो हमारे शरीर की अस्थियां हैं वो गति किस प्रकार से करती है। और उसके पश्चात हम देखेंगे कि विभिन्न जंतु होते हैं उनमें किस प्रकार की गतियां हैं। वो जो विभिन्न प्रकार के जंतु है वो किस प्रकार से गति करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अब आप एक बार अपनी मुट्ठी बंद करके अपने कंधे को छूने को प्रयास कीजिए। आपको अपनी बाजू के अंदर उभरा हुआ भाग दिखाई देगा। जो ये उभरा हुआ भाग होगा इसे हम पेशी कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, पेशी कहेंगे। जब संकुचित अवस्था में कोई पेशी आती है तो ये पेशियां उभर कर बाहर आ जाती है। उभर कर बाहर आने का मतलब फूल जाती है, उभर जाती है, थोड़ी कठोर हो जाती है। तो ये होता है पेशियों में संकुचन के कारण वो फुलाव आता है। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी हो जाती है, कठोर हो जाती है और मोटी हो जाती है और ये अस्थि को क्या करती है, खींचती है। आपको हमेशा याद रखना है कि जो पेशियां होती है ये अस्थि को खींच ही सकती है, ये कभी भी धक्का नहीं दे सकती है। अस्थियां जो पेशियां होती है वो अस्थि को खींचती है। किसी भी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। अगर एक पेशी को गति देनी है तो आप एक अस्थि को गति देनी है तो दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करेगी। दो पेशियों में से कोई एक पेशी तो होगी सिकुड़ेगी। दोनों पेशियों में से कोई एक पेशी तो सिकुड़ती है और जिस दिशा में ये सिकुड़ती है पेशी अस्थि को उस दिशा में खींच जाती है। अब जिस दिशा में कोई पेशी जो पेशी सिकुड़ेगी उस दिशा के अंदर अस्थि खींच जाएगी और जो दूसरी पेशी होगी, युगल की जो दूसरी पेशी होगी वो शिथिल हो जाएगी, शिथिल अवस्था में आ जाएगी। शिथिल अवस्था में आने का मतलब है कि लंबाई में बढ़कर क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। ये लंबाई में बढ़कर क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। अब अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए जो शिथिल पेशी है, जो शिथिल पेशी हुई थी वो सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है। अब वापिस पूर्व स्थिति में लाने के लिए जो पहले शिथिल अवस्था में थी वो सिकुड़ जाएगी और जो सिकुड़ी हुई अस्थि जो पेशी थी वो अब शिथिल अवस्था में आ जाएगी। अब आप इस चित्र में देख सकते हैं जो अस्थि है उसको गति प्रदान करने के लिए दोनों जो पेशियां वो संयुक्त रूप से गति करती है। जो दोनों पेशियां हैं ये संयुक्त रूप से गति करेगी। पेशी केवल खींच सकती है, वो धक्का
नहीं दे सकती। ये बात आपको याद रखनी है कि पेशी केवल खींच सकती है, वो धक्का नहीं दे सकती। अतः एक अस्थि को गति करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। तो एक अस्थि अगर उसको गति करवानी है तो वहां पर दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। अब आज का हमारा जो अगला टॉपिक है वो है जंतुओं में चाल। विभिन्न प्रकार के जंतुओं में हम चाल को देखेंगे और हमारा जो पहला जंतु है उसका नाम है केंचुआ। केंचुए को आप सब जानते हो, किसान मित्र जंतु है केंचुआ, भूमि को उपजाऊ बनाता है। ये यहाँ पर आपको केंचुए का एक चित्र दिख रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखें केंचुए को, एक तो फिल्टर पेपर है, इस पर केंचुए की गति है, और एक कांच की स्लेब है, उस पर क्या है, केंचुए की गति है। तो आप सभी को पता है कि जो फिल्टर पेपर है उस पर घर्षण ज्यादा होता है, जिसके कारण केंचुआ आसानी से पकड़ बना पाएगा और ज्यादा तेजी से चल पाएगा। केंचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे सिरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से, किस प्रकार से, छल्लों से बना हुआ प्रतीत होता है। केंचुए में अस्थियां नहीं होती है, केंचुए में अस्थियां नहीं होती है, केंचुए के शरीर में कोई भी अस्थि नहीं होती है, परंतु इसमें पेशियां होती है जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती है। इसके शरीर में अस्थियां नहीं होती है, लेकिन इसके शरीर में पेशियां होती है जो इसके शरीर को घटने और बढ़ने में सहायता करती है। जब चलने की कोशिश करता है केंचुआ, तो वो क्या करता है कि केंचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि में जकड़े रहता है। जो पश्च भाग है उसको तो भूमि में जकड़े रहता है, और आगे का जो भाग है उसको क्या करता है, फैलाता है। उसको क्या करेगा, फैलाएगा। इसके बाद वो क्या करेगा कि आगे के भाग से तो भूमि को पकड़ता है, पकड़ के रखता है, जकड़ कर रखता है, और पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है, पीछे का जो भाग है उसे स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात ये क्या करेगा कि जो इसका शरीर है इसको ये संकुचित करेगा, अपनी पेशियों को क्या करेगा, ये संकुचित करेगा, शरीर को संकुचित करता है और पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। अब जो इसने आगे से जो अपने अग्रभाग से क्या करा है कि जकड़ रखा जमीन को, तो पिछले वाले भाग को ये संकुचित करके आगे की ओर खींचेगा। इससे ये कुछ दूरी आगे बढ़ता है, और इस प्रकार ये कुछ दूरी आगे बढ़ जाता है, और इस प्रक्रिया को ये बार बार दोहराता है, जिससे ये क्या होता है कि आगे बढ़ता जाता है। अब इसके शरीर से चिकने पदार्थ होते हैं कुछ, जो इसके चलने में सहायता करते हैं। अब इसके शरीर में क्या होते हैं कि कुछ चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। अब आपके सामने एक प्रश्न आता होगा कि ये अपने शरीर के हिस्सों को जमीन से किस प्रकार टिकाता है, भाई ये जकड़े किस प्रकार रखता है जमीन को। तो अब आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि जो ये केंचुआ होता है इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक सूक होते हैं। क्या होते हैं, सूक होते हैं बाल जैसी आकृति। सूक क्या होते हैं, बाल जैसी आकृति। ये सूक होते हैं, ये सूक होता है इसकी पेशियों से जुड़े होते हैं। सूक क्या होते हैं, इसकी पेशियों से जुड़े होते हैं। ये सूक मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। जो मिट्टी होती है उसमें इसकी पकड़ को क्या कर देते हैं, मजबूत बनाते हैं। अब वास्तव में क्या होता है कि केंचुआ अपने सामने जो मिट्टी आती है, जो रास्ते में आने वाली मिट्टी है, उसको क्या करता है, खाता है, और फिर अपने शरीर से जो अनपचा पदार्थ है, जो इसके शरीर में अनपचा पदार्थ है, उसे बाहर निकाल देता है। अब जब केंचुआ ये कार्य करता है तो ये मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिससे क्या होता है कि पौधों को और किसानों को फायदा होता है। इसलिए हम इस जंतु को, इस जानवर को किसान प्रेमी भी कहते हैं, किसान का दोस्त, किसान का मित्र भी कहते हैं। अब हमारा जो अगला जंतु है उसका नाम है घोंगा। तो इस घोंगे में किस प्रकार से गति होती है वो हमें देखनी है। घोंगा अगर किसी ने नहीं देख रखा है तो ये इस प्रकार का इसका चित्र है। जो आपको ये गोल संरचना दिख रही है, इससे हम बोलते हैं कवच। इस गोल संरचना को हम बोलते हैं कवच। ये अस्थियों से नहीं बना होता, ये एकक होता है पूरा, ये किसी प्रकार की अस्थियों से नहीं बना होता, ये एकक होता है। और ये घोंगे की चलने में कोई भी मदद नहीं करता, ये चलने में कोई मदद नहीं करता है, चलने के अंदर कोई भी मदद नहीं करता। घोंगा जैसे जैसे चलता है उसके साथ में ये खींचता रहता है, इसके साथ में खींचता रहता है। ये इसके एक भार की तरह है, लेकिन ये इसकी सुरक्षा भी करता है। अब जब ये कवच खुलता है तो वहां से एक मोटी मांसल संरचना बाहर आती है। जब ये कवच खुलता है तो मोटी मांसल संरचना एवं सिर बाहर आता है। जब ये कवच खुलता है तो इसमें से एक तो इसका सिर बाहर आता है, एक इसकी मोटी मांसल संरचना बाहर आती है। तो ये मांसल संरचना है वो क्या है, इसके पैर हैं, जो कि दृढ़ पेशियों से बनी हुई होती है। तो आपको इस जानवर के बारे में याद रखना है। ये क्या है कि इसकी गति बहुत ही स्लो होती है, बहुत ही धीरे धीरे चलता है। घोंगा हो गया, केंचुआ हो गया, ये धीरे धीरे चलने वाले जीव हैं। अगला जो जानवर है वो है कॉकरोच। आप सभी ने बहुत अच्छे से देख रखा है इस जीव को, अगर शहरों में रहते हो तब तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से देख रखा होगा।
इसे बोलते हैं तिलचट्टा या कॉकरोच। तिलचट्टा जमीन पर चल सकता है, दीवार पर चढ़ सकता है, वायु में उड़ सकता है, सारी खूबियां होती है इसमें। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें देखो 1 2 3, 1 2 3, तो इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं। इसमें क्या होते हैं? 3 जोड़ी पैर होते हैं। चलने में जो पैर होते हैं इसकी सहायता करते हैं। अब इसका शरीर होता है वो कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका हुआ होता है। जो इसका तिलचट्टे का या कॉकरोच का शरीर है वो कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका रहता है। अब ये बाह्य कंकाल होता है ना, ये विभिन्न एककों की परस्पर संधि से बनता है। विभिन्न एककों की परस्पर संधियों से बनता है, जिसके कारण इसमें गति हो पाती है। अगर ये एकक, जैसे आपने देखा था यहाँ पर जो ये एकल एकक था, ये गति नहीं कर सकता क्योंकि ये अकेला ही है। लेकिन अगर इन एककों की संधि कर दी जाए तब ये गति कर पाते हैं। तो यहाँ पर केंचुए में यही इसमें कॉकरोच में यही सिस्टम होता है कि इसमें जो विभिन्न एकक होते हैं उनमें बीच में संधि होती है, जिसके कारण ये गति कर पाता है। अब आपको पता है कि कॉकरोच उड़ भी सकता है, उड़ने के लिए पंख चाहिए होंगे, तो इसमें पंख भी होते हैं। इसके वक्त से 2 जोड़े पंख जुड़े होते हैं। अब इसके अगले पैर होते हैं, अगले पैर होते हैं संकरे, और पिछले पैर होते हैं चौड़े और बहुत ही पतले। अगले पैर तो होते हैं संकरे और पिछले पैर होते हैं चौड़े और संकरे। अब तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां होती है। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती है, और वक्ष की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने के समय उसके परों को गति देती है। अब जो विशिष्ट पेशियां होती है वो उनमें क्या होता है कि पैर की पेशियां तो उसे चलने में सहायता करती है, जब दीवार पर चढ़ता है उसे जकड़े रखने में सहायता करती है, और जो वक्ष की पेशियां हैं वो अब इस कॉकरोच को उड़ते समय उसके जो पर है, उसके पंख है, उनको गति देने में सहायता करती है। तो अब हमारा अगला जो जंतु है, जीव है, उसका नाम है पक्षी। उसका क्या नाम है? पक्षी। अब आप सबको पता है पक्षी हवा में ही उड़ते हैं, भूमि पर चलते भी हैं, पक्षी उड़ते भी हैं। अब आपने कुछ बतख और हंस जैसे जीव होते हैं, ये जल में तैर भी सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एक पक्षी का कंकाल दिखाया हुआ है कि किस प्रकार से एक पक्षी है, वो इसकी आंतरिक संरचना है, इसकी जो अस्थियां हैं वो किस प्रकार से होती है। पक्षी उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर है उड़ने के लिए अनुकूलित है। जो पक्षी है उड़ क्यों पाते हैं? क्योंकि उनका जो शरीर है वो उड़ने के लिए अनुकूलित हो रखा है। हजारों सालों की अनुकूलन की प्रक्रिया में इन्होंने ये चीजें विकसित की है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। अस्थियों में क्या होते हैं? वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिसके कारण उनकी अस्थियां हल्की होती है। क्या होती है? इनकी अस्थियां, हड्डियां क्या होती है? हल्की होती है और मजबूत भी होती है। जो इनके पश्चपाद होते हैं, जो पीछे के पैर होते हैं, उनकी अस्थियां होती है चलने और बैठने के लिए अनुकूलित होती है। जो पीछे की अस्थियां होती है, पैरों की अस्थियां होती है, ये चलने और बैठने के लिए अनुकूलित होती है। जो अग्रपाद है, जो आगे के पैर हैं, वो रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती है। ये इन्होंने रूपांतरित, तो यहाँ के जो आगे के पैर थे, इन्होंने क्या हो गया? रूपांतरित होकर इसके पंख बना दिए। रूपांतरित होकर क्या बना दिए? पंख बना दिए। अब कंधे की अस्थियां क्या होती है? इसकी मजबूत होती है। जो पक्षी होते हैं उसकी कंधे की अस्थियां क्या होती है? मजबूत होती है। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती है। जो वक्ष की अस्थियां होगी वो इन पंखों को जकड़े रखने के लिए और इनको उड़ान भरने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती है, तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायता होती है। आप सबने पंख फड़फड़ाते हुए एक पक्षी को देखा होगा, तो वो वक्ष की अस्थियां होती है वो विशेष रूप से रूपांतरित होती है उन्हें वैसा करवाने के लिए। ये रूपांतरण हजारों सालों की प्रक्रिया के दौरान होता है। अब आप सबने देख रखी है मछली। मछली किस प्रकार से गति करती है? आपने देखा होगा कि नाव की आकृति है वो काफी सीमा तक मछली जैसी है। नाव की आकृति क्या है? मछली जैसी है। शायद ऐसा ही हुआ होगा प्राचीन समय में, जब लोगों ने मछलियों को देखा तो मछली से इंस्पायर होकर उन्होंने उसके जैसी चीज तैरने के लिए बनाने की सोची होगी। मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मध्य भाग है ये ज्यादा चौड़ा है, और जो इसके सिर और पूंछ वाला भाग है ये बिल्कुल ही पतला है। तो शरीर की जो ऐसी आकृति है उससे हम बोलते हैं धारा रेखीय। ऐसी आकृति क्या कहलाती है? धारा रेखीय। ये आपको नाम याद रखना है, धारा रेखीय नाम है जो। इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। अब इस विशेष आकृति के कारण होता क्या है कि जल होता है ये साइडों में से निकल जाता है और ये आसानी से आगे बढ़ पाती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। जो कंकाल होता है वो इसका दृढ़ पेशियों से ढका रहता है।
तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्र भाग एक ओर मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में मुड़ जाती है। तैरने की प्रक्रिया में क्या होता है, इसका अग्र भाग एक दिशा में मुड़ता है, इसका अग्र भाग तो क्या होता है, एक दिशा में मुड़ता है तथा पूंछ इसकी क्या होती है, विपरीत दिशा में मुड़ती है। अब आपको ये चित्र दिख रहा है, अब ये शरीर को एक देखिए किस प्रकार से मोड़ रही है, अगर इस तरफ देख रही है तब इसकी पूंछ इस तरफ मुड़ रही है, इस तरफ मुड़ रही है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो ये मछली धीरे धीरे इस प्रकार अपनी पूंछ को और अपने शरीर को मोड़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जब ये अपने शरीर को मोड़ती है तो तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है और इसे एक झटका लगता है और मछली आगे की ओर चली जाती है। अब इस प्रकार की कर्मिक चाल से क्या होती है, मछली आगे बढ़ती जाती है। और जो पूंछ के इसके पंख होते हैं, पूंछ के अंदर आपको यहाँ पर एक विशेष पंख ये दिख रहे होंगे, आपको इस चित्र में देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, तो ये विशेष पंख है इसकी, उसमें सहायता भी करते हैं। मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं, दूसरे पंख होते हैं जो साइड वाले, वो उसे तैरते समय जल में एक तो संतुलन बनाने में और दूसरा उसकी दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। एक तो संतुलन में सहायता करते हैं जो अतिरिक्त पंख होते हैं, और दूसरा होता है दिशा निर्धारण में उसकी सहायता करते हैं। आपने कभी गोताखोरों को देखा होगा, इनके पैरों में इन पंखों के समान कुछ विशेष अरित्र, जिन्हें अंग्रेजी में बोलते हैं फ्लिपर, अंग्रेजी में बोलते हैं फ्लिपर, ये गोताखोर ये फ्लिपर पहनते हैं जो इन्हें जल में तैरने में सहायता प्रदान करते हैं। अब हमारा जो अगला जंतु है वो है सर्प। अगला जो हमारा जंतु है वो है सर्प। सर्प में मेरुदंड लंबा होता है। सर्प में आप देख सकते हैं मेरुदंड खूब लंबा है, मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की जो पेशियां होती है वो क्षीण एवं असंख्य होती है। शरीर में असंख्य पेशियां होती है, क्षीण पेशियां होती है। अब जो सर्प के अंदर पेशियों की विशेष बात यह है कि वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, चाहे वो एक दूसरे के पास में, चाहे वो एक दूसरे से दूर है, लेकिन वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। जो ये पेशियां होती है ये मेरुदंड, पसलियों और त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ देती है। मेरुदंड, पसलियों एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती है। अब शरीर, जो सर्प का शरीर है वो बहुत सारे वलयों में मुड़ा रहता है। इस प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धक्का देता है। जो प्रत्येक वलय बनाता है सांप, प्रत्येक वलय बनाता है, ये प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धक्का देता है। अब इसका शरीर है वो अनेक वलय बनाता है और प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धक्का देता है। इस कारण क्या हो जाता है कि जो सर्प की गति होती है वो बहुत ही तेज होती है, लेकिन इसके साथ में क्या हो जाता है कि सरल रेखा में नहीं दौड़ पाता, ये सरल रेखा में नहीं चल पाता, ये टेढ़ा मेढ़ा ही चलता है, क्योंकि ये जो बले हैं यही इसे गति प्रदान कर रहे हैं। आपको सर्प के लिए विशेष बात यही याद रखनी है कि जो सर्प की पेशियां होती है इसमें बहुत सारी पेशियां होती हैं और ये एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, चाहे वे दूर दूरी क्यों ना हो। और जो मेरुदंड होती है, पेशियां, जो पेशियां वो मेरुदंड, पसलियों और त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़े रखती है। अब हमने क्या करा, इस चैप्टर में विभिन्न जंतुओं की गति के बारे में पढ़ा और इनकी गति प्रदान करने वाली अस्थियों के बारे में पढ़ा, पेशियों के बारे में पढ़ा, और लेकिन फिर भी हमारे मन में कई प्रश्न उत्पन्न हुए होंगे। इसी प्रकार जब एक ग्रीक दार्शनिक अरस्तु, जिसे आप सब जरूर जानते होंगे, इन्होंने भी जब इन जानवरों को देखा तो उनके मन में भी ये प्रश्न उत्पन्न हुए। उनकी एक किताब है गेट ऑफ एनिमल्स। इस गेट ऑफ एनिमल्स बुक के अंदर उन्होंने खुद से ऐसे ही प्रश्न किए हैं कि विभिन्न जंतुओं के शरीरों में विभिन्न भाग क्यों होते हैं, ये विशेष अंग उन जंतुओं की विशेष गति में किस प्रकार से सहायता करते हैं। इस प्रकार से जो प्रश्न है वो इन्होंने अरस्तु ने अपने खुद से किए। अब इस अध्याय के अंदर अंततः लास्ट में ये एक चीज दे रखी है कि बेहतर जीवन के लिए योग। अब आप सभी जानते हो कि आपके जीवन में, आपके स्वास्थ्य के लिए योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज पूरी दुनिया है वो योग को अपना रही है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जा रहा है। हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अब योग क्या करता है, योग आपके मेरुदंड को सीधा रखता है, अस्थियों को मजबूत बनाता है और संपूर्ण शरीर है आपका उसको स्वस्थ बनाए रखता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने अपना जो ये 5th चैप्टर है ये भी कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे वीडियो लेक्चर को जरूर लाइक करें। अगर आपको इसमें कोई सुधार की आवश्यकता लगती है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपके दोस्त भी तैयारी कर रहे हैं किसी कंपटीशन एग्जाम की, कम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आप उन्हें इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिससे कि वो भी अपनी साइंस के जो टेंशन है उसको ख़त्म कर सकें। हम धीरे धीरे करते हुए पूरी ये NCERT कंप्लीट करेंगे।
हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।